Hello students, so today we will be starting a new chapter of geography. Chapter number 1, Human Geography, Nature and Scope. So first of all, what is geography? मतलब human geography का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. तो ह्यूमन जोग्राफी इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस. तो ह्यूमन जोग्राफी का मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग्स एंड अर्थ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना ही ह्यूमन जोग्राफी होता है. तो जोग्राफी इंटीग्रेटिव होती है, एम्पेरिकल होती है एंड प्रैक्टिकल होती है. तो जोग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज़ इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल. मतलब कि अगर हम उसे पढ़ रहे हैं तो वो ये तीन चीज़ें हैं. तो इंटीग्रेटिव क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल एंड सोशल साइंसेस. ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग फिजिकल और सोशल साइंसेस का. एम्पेरिकल, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. मतलब कि जो हमने देखा है, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, ये उसके ऊपर बेस्ड होती है. प्रैक्टिकल मतलब कि जो कि प्रैक्टिकली हुआ है, जो हमने करके देखा है, हमने जो होते हुए देखा है, वो होता है practical. So physical geography studies physical environment and human geography. So this studies the relationship between the physical, natural and the human worlds, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social and economic differences between different parts of the world. तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, वो कैसे इवॉल्व हुए एंड उनके जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वर्ल्ड में, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं. क्लियर? तो दो डेफिनेशंस दी गई है. एक डेफिनेशन रैट्ज़ल ने दी है और एक एलन सी सेम्पल ने दी है. तो रैट्ज़ल ने क्या डेफिनेशन दी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ अ सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस. तो इसमें सिंथेसिस को एम्फोसाइज किया है. ठीक है. और जो एलन ने दी है वो क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. तो ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है और इसके अंदर कीवर्ड क्या है? डायनामिज्म. तो ये दोनों ही डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. देन नेक्स्ट इज़ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स क्या होता है? इसके अंदर जो मैन होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो सोलली डिपेंडेंट होते हैं नेचर पे, उनके सस्टेनेंस के लिए, उनके बेसिक नीड्स के लिए. और इसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. मीन्स नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. Clear? So in the early stages, humans were greatly influenced by natural environment. Even now in some societies, they are directly dependent on nature for their sustenance. In such societies, the physical environment becomes the mother nature. तो वो लोग directly dependent होते हैं अपने sustenance के लिए. एंड ये जो इंटरेक्शन है मैन और जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर के बीच में, इसे हम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, जहाँ पर ह्यूमंस आर डायरेक्टली नेचुरलाइज्ड एंड दे हैव टू लिसन टू द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर, क्योंकि उनको सर्वाइव करना है और वो इन सबको सुनने के बाद ही वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे. सो इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिमिटिव मैन एंड नेचर. क्योंकि अब तो बहुत टेक्नोलॉजीज़ हो गई है, तो हम नेचर को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. राइट? सो वी विल सी दैट ऑल्सो. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है? इसके अंदर जो ह्यूमंस हैं वो लोग नेचर को समझना शुरू कर देते हैं और फिर वो नेचर को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेते हैं विथ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. ठीक है. एंड इसको हम कहते हैं possibilism. Humanization of nature is also called possibilism. So people begin to understand the environment and the forces of nature with the passage of time. With social and cultural development, humans develop better and more efficient technology and they create new possibilities with the environment. And it is called possibilism. The nature gives an opportunity and man sustains it. In this way, humanization of nature takes place and imprints of human activities become visible. Clear? तो नेक्स्ट इज न्यू डिटर्मिनिज्म. तो अब न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है? कि एक मिडिल पाथ है कि ना ज़्यादा पॉसिबिलिज्म हो और ना ही ज़्यादा एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. एक बैलेंस बना रहा है. ठीक है. सो न्यू डिटर्मिनिज्म
नाउ इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर. ग्रिफिथ टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था न्यू डिटर्मिनिज्म को. इट मीन्स स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, मतलब कि रुको एंड देन गो डिटर्मिनिज्म. The concept says that there is neither a situation of absolute necessity nor of absolute freedom. तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है बिल्कुल जो एब्सोल्यूट नेसेसिटी की हो और जो एब्सोल्यूट फ्रीडम पे हो. और जो न्यू डिटर्मिनिज्म है ये बेस्ड है जो 3 सिग्नल्स होते हैं, जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट होती है, ये उसके ऊपर बेस्ड है. ये न्यू डिटर्मिनिज्म, रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो सेज वेट एंड ग्रीन सेज गो. सो इट इज़ बेस्ड ऑन दिस थिंग ओनली. जब रेड लाइट हो रही है तो नेचर ने मना कर दिया है अभी आपको कुछ नहीं करना है, एंड येलो हो रही है तो आप थोड़ा वेट करो नेचर के जवाब आने दो. एंड देन ग्रीन लाइट सेज गो, मतलब कि अब आप अपने जो भी है कंस्ट्रक्शंस वगैरह वो कर सकते हो. सो इट इज़ अ मिड वे पाथ. इट मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्क्वायर नेचर बाय ओबेइंग इट. अगर हम तीनों लाइट्स को, अगर हम न्यू डिटर्मिनिज्म को फॉलो कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्क्वायर नेचर. क्लियर? एंड द न्यू डिटर्मिनिज्म conceptually attempts to bring a balance, nullifying the either or dichotomy. So it is very important, this line. Clear? Next is emergence of humanistic, radical and behavioral schools. तो ये तीनों चीज़, सबसे पहले ह्यूमैनिस्टिक स्कूल और वेलफेयर स्कूल होता क्या है. सो इट इज़ द स्कूल ऑफ थॉट इन ह्यूमन जोग्राफी was mainly concerned with the different aspects of social well-being of the people. So welfare or humanistic school of thought, it was mainly based or concerned with the different aspects of social well-being of the people. क्लियर? कि कैसे कैसे जो लोग हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में दे आर लिविंग देयर लाइफ, दे आर लीडिंग देयर लाइफ. क्लियर? दे आर लीडिंग देयर लाइफ, they are leading their life, right? The next is radical school. So this school of thought is employed with the Marxian theory, मतलब कि मार्क्सियन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. एंड जो इसका मेन वो है मोटिव जो है वो है टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी क्यों है, डेप्रीवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, इनके बेसिक कॉजेज, मेन कॉजेज को एक्सप्लेन करना इस स्कूल का एम है. द नेक्स्ट इज बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट. Now what it is, so it laid great emphasis on the lived experience and also on the perception of space. तो इसने मेनली किस पे फोकस करा, जो कि हमने लाइव्ड एक्सपीरियंस, जो कि हमने एक्सपीरियंस खुद ने देखे हैं, खुद ने एक्सपीरियंस किया है जो हमने, ये उस पर बेस्ड था. क्लियर? So this was all about this chapter. This chapter is a very short chapter, right? And also these are my handwritten notes, so you can use them for your further learning, and these are written in very simplified language, so it will be easier for you to use. Hope you liked it. Thank you for watching.